everyone, welcome to the channel. I am सिमरन सहानी। तो भाई मेरे 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, तो अभी तक तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि तुम्हारी दीदी तुम्हें फुल फॉर्म में पढ़ाने के लिए भी आ चुकी है। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के बच्चों का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, किनशिप कास्ट एंड क्लास। देखो हिस्ट्री की बुक ना मैंने बहुत बार पढ़ा रखी है, बट अब की बार मैंने मिशन लिया है कि भाई तुम्हारे को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ही नहीं, खाली तुम्हें मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, क्योंकि पिछली बार का डिफिकल्ट पेपर देखने के बाद आई एम प्रेटी श्योर कि भाई इस साल भी डिफिकल्ट पेपर आएगा, बट मेरे भाई बहन पूरे रेडी रहे। तो आज आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। तुमने 2 पहले के चैप्टर नहीं पढ़े तो भाई तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। टॉपर अगर बनना है तो मेरे बहुत सारे टॉपर बन चुके हैं ऑलरेडी, 2 चैप्टर पढ़ के वो अपनी सीट सिक्योर कर चुके हैं। तो अभी तक पहले 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, दोनों प्लेलिस्ट गिवन है आपको, पॉलिटिकल की भी, हिस्ट्री की भी, इको की भी, ज्योग्राफी की भी। जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो जाके। और जो है साथ ही के साथ में नोट्स के लिए यहाँ आप देख सकते हो, ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये अभी आपको इस फॉर्मेट में दिख रहे हैं, वहाँ आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में दिख जाएंगे। और भी शॉर्ट और भी रिफाइंड बेहतरीन नोट्स मैंने बना दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, जिसको तुम्हें सिर्फ 10-15 रुपये में प्रिंट आउट कराना है, आपकी गाइड लेने की, रिफ्रेशर लेने की टेंशन खत्म। नोट्स आ गए, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेकंड चैनल सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज़ पर पढ़ाने शुरू करा दिए हैं, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। बैक टू बैक हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता, मुझे कमेंट करो, डीएम करो, कितना पढ़ चुके हो, कितना नहीं पढ़ा है, सब आप मुझे बता सकते हो। तो अब शुरू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3, किनशिप कास्ट एंड क्लास। पिछले चैप्टर में हमने इंडिया के किंग्स, फार्मर्स कम्युनिटी और इंडिया के शहरों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किनशिप, क्लास एंड कास्ट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में ना हम रिश्तेदारों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत एक फेमस गाना है ना रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों का हम जो है प्रॉपर पढ़ेंगे कि भाई उस ज़माने में रिश्तेदारियाँ कैसे निभाई जाती थी। शादी की जाती थी तो लड़के वाले लड़की वाले क्या चीज़ों को नज़र में रखते थे, राजाओं की शादी कैसी होती थी, क्या ब्राह्मण्स ने जो रूल्स लिखे थे हर जगह वो फॉलो होते भी थे या नहीं होते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर में हम महाभारत के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया की जो सबसे बढ़िया, सबसे इम्पॉर्टेंट एपिक है हमारी महाभारत, उसको देखते हुए हम अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि महाभारत में जो लिखा है वही तो हमारी हिस्ट्री में होता था, तो वो हम जानेंगे। टाइम पीरियड इस चैप्टर का है 600 BCE से 600 CE का। ठीक है, तो 6th सेंचुरी पूरी स्टडी करने वाले हैं। अब भाई इस समय में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, आप वो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि भाई जब हड़प्पा ख़त्म हुआ ना, उसके 1000 साल बाद जो है हमारे यहाँ पे आयरन एज स्टार्ट हो चुकी थी, साथ ही के साथ में वो मेगालिथ स्ट्रक्चर बनते थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बट लोगों की समाज में क्या बदलाव आए वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे आजकल के समाज में लोग रील्स चलाते हैं, शॉर्ट चलाते हैं, बनाते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जॉब के लिए जो है स्ट्रगल करेंगे, या बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, या क्रिएटर बन के जो है पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा समाज हो चुका है आजकल का। ठीक है, दे विल मैरी, लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ये हमारे यहाँ का समाज है। उस समय का समाज कैसा था ये हमें जानना है इस चैप्टर में। तो उस समय में इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, लोगों पे पैसा आ रहा था, कमाइयाँ हो रही थी, तो बहुत पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म भी हुई थी। क्या क्या चेंजेस हुए थे हमारे यहाँ पे, चलो बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड इनटू द फॉरेस्ट एरिया। अब एग्रीकल्चर बढ़ाने लगे। आखिरी चैप्टर में भी पढ़ा था किंग्स फार्मर टाउन में कि हमने जो है आयरन टिप प्लॉशेड यूज़ करा जिससे हम एग्रीकल्चर को बढ़ा पाएँ। ठीक है, अब एग्रीकल्चर कहाँ बढ़ेगा, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट में तो पहले से ट्राइबल कम्युनिटी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते थे, तो उनकी तो प्रॉब्लम हो गई, वो आराम से फल तोड़ के पेड़ से खाने। अब फार्मर जाके कह रहा है यहाँ पेड़ भी काटूंगा, मैं अपना खेत बनाऊंगा। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ डिफिकल्ट हुई थी, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्राफ्ट स्पेशलिस्ट इमर्ज हो गए थे। अब हमारे डिफरेंट क्राफ्ट हो रहे थे, सुनार, लोहार, और ये जो अलग अलग जातियों के नाम आप सुनते हो, जो कोई कपड़ा बनाने वाला है, ठीक है, और अलग अलग जो लोग अलग अलग काम करते हैं, वो वाले क्राफ्ट स्पेशलिस्ट आने लग गए थे। हीरे जवाहरात बनने लग गए थे, कपड़े बनने लग गए थे, सिलने लग गए थे, मसालों का कारोबार करने वाले लोग आने लग गए थे। तो अब नई नई लोगों की कम्युनिटीज़ बन रही थी हमारे इंडिया में, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया अब इंडिया में भी, कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब रह गए, और इससे सोसाइटी का डिफरेंस जो है वो बढ़ गया। अब इस ज़माने को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज हैं। सोर्सेज तो हमेशा आएंगी ना चैप्टर में, तो व्हाट आर द सोर्सेज 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। तो टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन, लिखी हुई चीज़ें जो मिली, या इंस्क्रिप्शन हमें मिले,
इनसे हमने चेंजेस को समझा, सोसाइटी में क्या चेंज हुए। फिर टेक्स्ट के अंदर ना प्रिस्क्राइब रूल्स लिखे हुए थे, जैसे धर्मशास्त्र में क्या रूल लिखे हैं जो फॉलो करने, तो कहीं ना कहीं तो होते होंगे। अब उसमें राजा के जो कर्तव्य लिखे हैं तो वो राजा मानता था, मतलब उस ज़माने का समाज वैसा चलता था। टेक्स्ट ने लोगों की लाइफ और प्रैक्टिसेस को भी बताया। नेक्स्ट, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली है उससे हमें डिफरेंट सेक्शंस के लिए जो जो बातें लिखी गई थी, जो उन्हें फॉलो करनी होती थी, वो भी पता चली। नाउ लिमिटेशंस क्या होती है टेक्स्ट की। अब देखो, लिमिटेशन टेक्स्ट की ये है कि भाई हमें नहीं पता वो किसने लिखा, क्या लैंग्वेज यूज़ की, क्या उसको मानते भी थे लोग या फिर नहीं माना करते थे। तो जो भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट मिले हैं, हम उन्हें सोर्स तो मानते हैं, बट वी डोंट नो कि लोग उसे मानते थे या नहीं मानते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट जो हम इस चैप्टर की सोर्स में पढ़ने वाले हैं वो है महाभारत के बारे में। महाभारत में किसके बारे में हम पढ़ते हैं? महाभारत में हम कौरवस और पांडवास की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। बट खाली महाभारत में युद्ध नहीं पढ़ाया जाता, महाभारत में हमें वो कैसे रहा करते थे, महाभारत में हमने एकलव्य के बारे में भी जाना, महाभारत में हमने और भी बहुत सारे लोगों के बारे में जाना। तो महाभारत से द्रौपदी जो उनकी वाइफ थी, वाइफ का क्या स्टेटस होता था लाइफ के अंदर एक हस्बैंड की, और जो है प्रॉपर्टी के कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बड़े लड़के को ही ज़्यादा हक मिलता था, वही राजगद्दी संभालता था। तो ये बातें हमें कहाँ से पता चली? महाभारत से ना। तो इंडिया का सोसाइटी में लोग रहते कैसे थे वो हम महाभारत के थ्रू पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसीलिए हमने रिच सोर्स माना अपने महाभारत को इंडिया को समझने के लिए। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं एंड जो है कंपोज्ड ओवर नियरली 1,000 साल। 1,000 साल तक महाभारत बनती रही, मतलब लोगों को ये स्टोरी सुन के पता थी ना, सब लिखते रहे और सब कुछ ऐसी स्टोरीज जो हैं जो उससे और पहले से लोग जानते हैं। अब जो महाभारत में चीज़ें हमें बताई गई हैं, ठीक है, अब हमारा ये है या तो मेन कैरेक्टर्स उसको फॉलो करते थे, जैसे युधिष्ठिर हैं और जितने भी पांडवाज हैं वो ज़्यादातर नॉर्म्स जो है उनको फॉलो करते थे, और कुछ ऐसे भी हमने कैरेक्टर्स देखे हैं जो नॉर्म्स को ब्रेक करते थे, जैसे दुर्योधन बहुत नॉर्म्स ब्रेक करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई क्या जो कुछ भी पुराने ज़माने में लिखा हुआ जाता था क्या सब मानते थे? तो ऐसा तो देखो कहीं भी नहीं होता। जो कुछ लिखा जाता है, कुछ चीज़ें मानी जाती है, कुछ नहीं। तो अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 1 पे, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाना, क्योंकि महाभारत बहुत लंबे समय तक, महाभारत तो अगर हमें पता है, जैसा हमें पता है ट्रेडिशनल व्यू तो ये है कि वेद व्यास जी ने महाभारत गणेश जी को सुनाई थी और उन्होंने लिखी थी, ठीक है। फिर लोगों ने वो हमें तो नहीं पता ना वो वाली महाभारत का है। फिर महाभारत हमारे सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी के अंदर कब से बोल बोल के सुनाई जाती थी। जैसे आजकल हम शोज़ बनाते हैं ना उस पर, पहले तो टीवी नहीं था, शो नहीं था, तो लोग बोलते थे, सर्कस करते थे, डांस करते थे, थिएटर के थ्रू उसको दिखाते थे, अलग अलग फॉर्म में दिखाया करते थे, तो लिखा भी करते थे। प्राकृत हो गई, संस्कृत हो गई, हर लैंग्वेज में, तमिल में, तेलुगु में, हर एक में लिखी भी जाती थी। तो फिर एक दिन हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम एक मेन पेज बनाएंगे महाभारत का, जिसमें हर लैंग्वेज की लिखी हुई महाभारत की बातें हम डालेंगे, जो सब में कॉमन है, और जो डिफरेंट है उसको भी लिखेंगे। इसको हमने कहा द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो महाभारत इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे लंबी एपिक है। एपिक होती है एक पोएम जिसे गा के सुनाया जाता है। सिंस इट वॉज कॉपीड बाई हैंड फॉर सेंचुरीज, तो मैनी डिफरेंट वर्जन ऑफ टेक्स्ट इंडिया के अंदर थे टू फाइंड द मोस्ट ऑथेंटिक। अब कौन सी बात है जो बहुत ऑथेंटिक है? तो भाई जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात होगी महाभारत में, वही तो होगी सच। जो अलग अलग है सब में डिफरेंट, वो हमें नहीं पता सच है, जो सब कह रहे हैं वो तो सच होगा। तो वो हमने ओरिजिनल वर्जन में डाला और इस तरीके से हमने क्रिटिकल एडिशन बनाया। अब किसने बनाया था क्रिटिकल एडिशन? तो 1919 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक फेमस संस्कृतिस्ट थे वीएस सुथांकर, 1 मार्कर क्वेश्चन लर्न कर लो, इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा। इनकी टीम में बहुत ही लोग थे एंड उनका एम था एक मोस्ट रिलायबल वर्जन बनाना महाभारत का, एक ऐसा वर्जन महाभारत का बनाना जिससे हम महाभारत की सच्चाई जान पाए, ठीक है। अब बनाने का प्रोसेस क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम्हारी दीदी ने आंसर लिख दिया है 4 पॉइंट का, टीचर देगा 4 आउट ऑफ 4 एंड देन यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। चलो, थैंक यू के लिए कुछ नहीं करना, वो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो तुम, ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प मोर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टार्टिंग केसेस। तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करी महाभारत की फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के हर कोने से जहाँ महाभारत की लिखी हुई है, उनको कोई भी एविडेंस मिला वो उन्होंने उठा लिया। देन दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। कोई जो है कश्मीर से मिली, कोई जो है नेपाल से मिली, कोई केरला से, तमिलनाडु से, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। आफ्टर कलेक्टिंग देम उन्होंने हर एक को कंपेयर करा एंड उन्होंने ओनली दोज वर्ड्स को सिलेक्ट करा दे वर कॉमन इन मोस्ट वर्जन। उन्होंने कहा हम उन श्लोकों को अपनाते हैं जो सब में कॉमन है एंड उन्होंने कहा कि यही ओरिजिनल टेक्स्ट होगा।
फाइनली द सिलेक्टेड वर्सेस वर पब्लिश्ड इन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। बट पता है उन्होंने सोचा कि नहीं, हम खाली डिफरेंसेस भी तो लिखने चाहिए हमें, जो सब में डिफरेंसेस है, तो उन्होंने फुट नोट्स में यानी कि पेपर के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें डिफरेंसेस लिखने भी शुरू कर दिए। द प्रोजेक्ट वॉज वेरी लार्ज एंड डिफिकल्ट, 47 ईयर्स लग गए थे, मन मार कर क्वेश्चन लर्न कर लो, इस काम को कंप्लीट करने में। एंड फाइनल क्रिटिकल एडिशन जो बना था महाभारत का वो 13,000 पेजेस का था। वो 13,000 पेजेस का इसलिए ही था क्योंकि जो डिफरेंसेस थे वो भी वी.एस. उथांकर ने कहा हम लिखेंगे कि हर महाभारत जहाँ से ली गई है उसमें जितनी हमें डिफरेंट स्टोरीज बताई गई हैं उन्हें भी हम लिखेंगे। इस तरीके से महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक हमारा, किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस। किनशिप के बारे में आप जानोगे कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसे होता था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज 2.1 टॉपिक, कि भाई फैमिली क्या है। फैमिली कहोगे मम्मी पापा भाई मेरी फैमिली है, तो फैमिली क्या है, उस ज़माने में फैमिली की डेफिनेशन क्या कहेंगे हम। तो फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, वो ज़माना हो या ये हो, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो एक साथ रहते हैं, फूड शेयर करते हैं, एक साथ काम करते हैं और रिलीजियस सेरेमनीज में इकट्ठे रह गए। तुम्हारे यहाँ दिवाली की पूजा होती है तो अपनी फैमिली के साथ ही करते हो ना, दूसरे की तो नहीं करोगे। ये चीज़ है, ये फैमिली है। इवन फैमिलीज़ में डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ बहुत बड़ी होती हैं जैसे दादा दादी भी हैं, ताऊ ताई जी भी हैं, और कुछ बहुत छोटी सी भी होती हैं। द रिलेशनशिप एंड डेली एक्टिविटीज़ ऑफ ईच फैमिली कैन बी डिफरेंट। हर फैमिली का अलग अलग काम होता है। अब बात आती है ये किनशिप की, किनशिप या किनफोक, ये क्या है, ये रिश्तेदार कुटुंब जो होता है उसे कहते हैं। तो फैमिली इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स कॉल्ड किनफोक और किनशिप। जब शादी में सारा टब्बर, सारा का सारा फैमिलीज इकट्ठी होकर आ जाती है ना, तो वो बन जाता है किनफोक। कि तुम्हारी मम्मी के साइड के भी, तुम्हारे पापा के साइड के भी सारे चाचा भतीजे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है किनफोक या किनशिप। तो किनशिप मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु आर कनेक्टेड बाय बर्थ, ब्लड रिलेशन और मैरिज। या तो मैरिज से कनेक्टेड है वो कि पापा मम्मी के साइड के लोग एक दूसरे को पहले थोड़ी जानते थे कि भाई उनके घर के बच्चों की शादी होगी तो वो एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए, या फिर बाय ब्लड कि तुम्हारे ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मामा हैं, मामी हैं, वो सब कौन है, हमारे किनफोक हैं वो। क्योंकि हमारे और उनके बीच का सेम रिलेशन में क्या एक कनेक्टिंग पॉइंट है, या शादी या एक खून है। तो डिफरेंट सोसाइटीज आर डिफरेंट आइडियाज अबाउट किनशिप। तो किनशिप को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर कैसा व्यवहार किया जाएगा ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में अलग है। सम सोसाइटीज़ कजन्स आर कंसिडर्ड क्लोजेस्ट, कुछ के अंदर तो कजन्स को क्लोज, अपने भाई बहन जैसा ही माना जाता है। वाइल अदर्स आर नॉट, जैसे कि कुछ जगहों पे कज़न में मैरिजेस भी हो जाती हैं। हमारे यहाँ हम हिंदूज में हम सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को, कईयों में ये चीज़ कॉमन भी है, इवन कुछ कम्युनिटीज़ में ये चीज़ कॉमन है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो लोगों की बिलीफ है वो उसके हिसाब से वर्क करते हैं ना। हाउ डू हिस्टोरियंस लर्न अबाउट फैमिलीज, हिस्टोरियंस को उस जमाने की हिस्टोरिकल फैमिलीज़ के बारे में पता कैसे चलता था। भाई हिस्टोरियन क्या करें, उन्हें किंग की फैमिली के बारे में ही पढ़ना पड़ा है। आम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो लिखवाएंगे सोने चांदी के तामपत्रों के ऊपर कि भाई लिख के वो लिखवाएं मेरी फैमिली में मेरे बेटा ये काम, नहीं, अमीर लोग ही करते थे, राजा लोग ही करते थे। तो ईजियर यही है कि किंग और रिच पीपल ने जो बुक्स लिखी, इंस्क्रिप्शन लिखी, उनके रिकॉर्ड से हम फैमिली के बारे में पता लगाते हैं। डिफरेंट ऑर्डिनरी पीपल की फैमिली में क्या चलता था वी डोंट नो एट ऑल। तो वाई डू हिस्टोरियंस स्टडी फैमिली एंड किनशिप, ज़रूरत ही क्या है फैमिली पढ़ने की। तो हिस्टोरियंस फैमिली और किनशिप को पढ़ते हैं जिससे हमें समझ में आए उस ज़माने के लोग रहा कैसे करते थे। अगर फैमिली रिलेशन समझ गए तो पता चलेगा औरतों की इज्जत थी फैमिली में या नहीं थी, क्या होता था। तो बाय स्टडिंग फैमिली एंड किनशिप हिस्टोरियंस लर्न अबाउट सोशल लाइफ। ठीक है जी, चलो अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है, टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन। तो कुल कहते हैं फैमिलीज को, संस्कृत टेक्स्ट यूज देम कुला टू डेजिग्नेट फैमिलीज। वंशा कहते हैं लीनियज को, जो आपकी लीनियज आ रही है। जनाती डेजिग्नेट्स लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक। तो ये कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया, कभी एग्जाम CUET का होता है तो उसमें ऐसी बातें आ जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। आई होप आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पूरी ये नोट्स थोड़े आपको लेंदी लग रहे होंगे बट ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पेट्रिलिनी, आप ये लिख दोगे। पेट्रिलिनी इन महाभारत पूछा, आप ये लिख देना। पेट्रिलिनी इन द रॉयल फैमिलीज पूछा, ये लिख देना। पेट्रिलिनी इन द सोसाइटी पूछा, ये लिख देना। ऐसा ही तो पेपर बन रहा है, वैसे ही मैंने आप लोगों के नोट्स बनाए हैं। लेट्स स्टडी। तो पेट्रिलिनी मतलब होता है जब फैमिली कंटिन्यू करती है फ्रॉम फादर टू सन, जैसा आजकल मोस्ट ऑफ द
घरों में होता है कि आपके पीछे नाम किसका लगा है, आपके पापा का सरनेम लगा है ना, मम्मी वाला तो नहीं लगा, नानू वाला तो नहीं लगा, दादू वाला ही लगा है, उस चीज़ को हम कहते हैं पैट्रिलिनी। ज़्यादातर पुराने ज़माने में पैट्रिलिनी ही होती थी कि पापा की जितनी प्रॉपर्टी है उसको किसको दिया जाएगा, बेटे को दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा शेयर उसका बड़े बेटे को मिलेगा। ये होती है पैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी क्या होती है, जब आप माँ के नाम को आगे लेते हुए जाते हो। तो आफ्टर द फादर्स डेथ द सन इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, पापा की डेथ के बाद लड़के को प्रॉपर्टी मिलेगी, वेल्थ मिलेगा और उसकी पोजीशन मिलेगी। मैट्रिलिनी मीन्स दैट फैमिली लाइन इज ट्रेस थ्रू मदर। मैट्रिलिनी कब होती है, जब फैमिली लाइन मदर के थ्रू ट्रेस हो रही होती है। महाभारत में प्रॉपर पैट्रिलिनी सिस्टम था, क्योंकि युधिष्ठिर को ही तो राजगद्दी मिल रही थी अपने फादर की, तो इस तरीके से। और युधिष्ठिर कौन थे, वो सबसे बड़े बेटे। तो इससे हमें पता चला कि इंडियन सोसाइटी पैट्रिलिनी को ही मानती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ वॉर बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कजन्स, कौरवास एंड द पांडवास। दे बिलोंग टू द सेम कुरु फैमिली। वो कौन से किनफोक का हिस्सा थे, कुरु क्लैन का हिस्सा थे, एंड उन्होंने लैंड एंड थ्रोन के लिए लड़ाई करी। इन द एंड पांडवास वॉर जीत जाते हैं, एंड देन जो है ये चीज़ और एक्सेप्टेबल हो गई कि किंग के बेटे को ही अगला किंग बनना है, ठीक है। ऑल्दो पैट्रिलिनी पहले भी एग्जिस्ट करती थी महाभारत से, इस एपिक ने महाभारत से हमें और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला कि भाई हमारे भगवान भी यही चीज़ को फॉलो करते थे तो हम भी करेंगे। नाउ पैट्रिलिनी रॉयल फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाने लगी। फ्रॉम 6th century BC मोस्ट किंग फॉलो द पैट्रिलिनी सिस्टम। क्यों करते थे वो, पूर्वज यही करते थे तो हम भी यही करेंगे पैट्रिलिनी। हम अपनी बेटी को थोड़ी राजगद्दी पे बैठाएंगे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बेटा ही बैठेगा, ऐसा सिस्टम था। तो इफ़ किंग हैड नो सन, अब अगर किसी किंग का बेटा नहीं हुआ तो ये नहीं बेटी है तो बेटी को बिठा देना ही, वो तो महाभारत में नहीं हुआ था, वो तो कहीं पे भी नहीं हुआ पुराने हिस्टोरिकली। तो वो क्या करते थे, वो अपने ब्रदर को या अपने जैसे आप कहोगे जो चाचा हो गया ना उसको नेक्स्ट किंग बना देते थे। समटाइम्स वो भी ना हो तो कोई भी और मेल रिलेटिव जो होगा वो रूलर बनेगा, और कोई बहुत ही फ्यू केसेस फिर भी हो जाते थे जहाँ वुमेन रूलर बनती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। ये गुप्ता एम्पायर की वो मैंने आपको बताया था ना पिछले चैप्टर में, समुद्रगुप्त की बेटी थी ये, ठीक है। और जो है नहीं, ये शायद महाराज चंद्रगुप्त की बेटी थी जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, और इनकी वटकास किंग में शादी हुई थी, वकाटास किंग के अंदर। और उन किंग की डेथ के बाद में इन्होंने थ्रोन हासिल करी थी अपने हस्बैंड की। तो यही एक ऐसी रूलर है जिन्होंने गद्दी पे बैठी थी। सो द एल्डेस्ट सन डिड नॉट ऑलवेज बिकम द नेक्स्ट रूलर। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा एल्डेस्ट सन ही बनेगा, एल्डेस्ट सन नहीं है तो चाचा, भतीजा या वेरी रेयर केसेस में कोई क्वीन भी बन सकती थी। तो पैट्रिलिनी सोसाइटी वॉज नॉट ओनली फॉलोड बाय किंग्स, ऋग्वेदा में मेंशन है दैट हर कोई इसी सिस्टम को फॉलो करता था, ठीक है। मेनली जितने रिच हाई फैमिलीज़ के लोग थे वो सब अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों को ही देते थे, और सबसे बड़ा हिस्सा बड़े बेटे का ही होता था। चलो अब आगे पढ़ते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस। भाई मैरिजेस कैसे होती थी उस जमाने में। अब भाई पुराने ज़माने में मैरिज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, पैट्रिलिनी कंटिन्यू करने के लिए। इन एंशिएंट इंडिया मैरिज करना भी इंपॉर्टेंट था, और उस मैरिज में सन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। बेटों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि घर में एक बेटा तो ज़रूर हो, क्योंकि वो फैमिली लाइन को कंटिन्यू करेगा, आगे वंश का नाम आगे लेके जाएगा, ठीक है। एंड जो फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। डॉटर्स जो होती थी वो यूजुअली दूसरी फैमिली में मैरी दी जाती थी, ठीक है। अब जितना भी सिस्टम फॉलो होता था हमारे यहाँ इंडिया में वो रिलायबल माना जाता था कि एक्सोगेमी हो। एक्सोगेमी, एग्जिट होता ना बाहर, इसका मतलब है मैरिज आउटसाइड द फैमिली, की अपनी रिश्तेदारी में बिल्कुल भी मैरिज नहीं होनी चाहिए। लड़की की कज़न मैरिज तो दूर की बात, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो उससे भी शादी ना हो। इसे कहते हैं हम एक्सोगेमी। एक्सो मतलब एग्जिट होता है ना, तो आप यही लर्न करो ऐसे कि बाहर हो, बाहर, बिल्कुल बाहर रिश्तेदारी से शादी होनी चाहिए। तो पीपल बिलीव दैट अ गर्ल शुड मैरी आउटसाइड हर ओन फैमिली और किन ग्रुप। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्सोगेमी। टू फॉलो दिस रूल गर्ल्स फ्रॉम रिच एंड हाई स्टेटस फैमिली वर केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो अमीर अमीर घरानों के लोग अपनी बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार देके पाला पोसा करते थे और बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे, क्योंकि उनके ऊपर उन्हें लगता था हमारा कर्तव्य है कि हमारे घर बेटी हुई है तो इसे संभाल के रखना है और सही टाइम पे इसकी शादी करा देनी है। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ कन्यादान, कन्यादान मतलब बेटी का दान करना, गिव अवे अ डॉटर, और दान ऐसे नहीं करना, शादी में एक अच्छे खासे इंसान एक लड़के को देना, उसकी फैमिली को देना, वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटीज़ ऑफ अ फादर। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में फादर की सबसे बड़ी रिलीजियस ड्यूटी क्या है, कन्यादान करना अपनी बेटी का, ठीक है। फिर धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होने लगी, जैसे जैसे नए नए शहर बने, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, अलग अलग जगहों पे ट्रेड बिजनेस करने लगे, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा इन आइडियाज़ को कि क्यों बाहर करनी है अपनी फैमिली से शादी।
आपस में भी तो हो सकती है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बिलीव्स आए या और भी कुछ बिलीव्स आए। तो जो है ब्राह्मण्स को ये पसंद नहीं आया, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ब्राह्मण्स ने डिटेल्ड रूल्स लिख दिए कि भाई ये तो फॉलो होंगे ही इंडिया के अंदर। और उन रूल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो है धर्मशास्त्र या धर्म सूत्रास, उन्होंने लिख दिया भाई ये सब मत करो, ये गलत है। तो ब्राह्मण्स ने बैठकर रूल्स लिखे संस्कृत की बुक के अंदर, जिसको धर्मसूत्रास या धर्मशास्त्र कहा गया, फ्रॉम अराउंड 500 BCE। एंड मोस्ट फेमस बुक है उनमें से एक मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे इंडियन सोसाइटी के चलने के, जो 200 BC से 200 CE में बनी थी। तो जो है इन रूल्स को क्या सब फॉलो करते थे? अब ब्राह्मण्स ने लिखा है सब, उन्होंने वन सिस्टम भी लिखा, उन्होंने ये भी लिखा एक्सोकेमी होनी चाहिए, उन्होंने 8 मैरिजेस बताई, जिनमें से शुरू की 4 उन्होंने कहा अच्छी है, अलग जो आखिरी 4 है वो अच्छे नहीं है, इवन लव मैरिज को अच्छा कंसिडर नहीं करते थे। तो क्या जो धर्मशास्त्र लिखे गए, क्वेश्चन आता है, क्या सब फॉलो करते थे? तो ब्राह्मण्स तो कहते थे कि सबको फॉलो करने चाहिए। हाउएवर ग्राउंड रियलिटी में कई जगहों पे फॉलो नहीं भी होते थे, क्योंकि हर जगह पे रीजनल डिफरेंसेस थे और लिमिटेड कम्युनिकेशन थी। तब कोई फ़ोन व्हाट्सएप तो नहीं है ना कि ब्राह्मण ने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप सबको भाई यही करना है, नहीं, किसी को पता ही नहीं तो वो नहीं फॉलो करेंगे। तो ये बात होती थी। नाउ धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग 8 टाइप ऑफ मैरिजेस गिवन होती है, जिनमें से फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल गुड, और लास्ट 4 को ब्राह्मण अप्रूव नहीं करते थे अगर तुमने वो शादी कर ली तो। दिस शोड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस इंडिया के अंदर पहले रहती थी। अब मैंने ना, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मैंने लिख दिया है कि कौन कौन सी मैरिजेस को ब्राह्मण अच्छा कहते थे, कौन सी को नहीं, ये लर्न नहीं करना है। तो देखो, पहली मैरिज होती है ब्रह्मा मैरिज, जिसमें फादर अपनी बेटी को अच्छे कपड़े, ड्रेस, ज्वेलरी के साथ में एक लर्नेड मैन को इनवाइट करके उससे शादी करा देता है। दूसरा देव विवाह, डॉटर इज गिवन टू अ प्रीस्ट हु परफॉर्म अ सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली, ठीक है। फिर होता है अर्श विवाह, द ब्राइड्स फैमिली एक्सेप्ट अ सिंबॉलिक गिफ्ट, जो यूजली काव या बुल होती है, फ्रॉम द ग्रूम फैमिली बिफोर द मैरिज, ठीक है। देन प्रजापत्या विवाह, the father gives his daughter after blessing the couple with the words may both of perform you your duties together। then आती है ये असुर विवाह, ये ब्राह्मण्स नहीं मानते थे। द ग्रूम गिव्स वेल्थ टू द ब्राइड फैमिली, जहाँ पे लड़के वाले पैसे देंगे ब्राइड की फैमिली को, एंड द ब्राइड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और फिर शादी होगी कि भाई ये तो इतनी काबिल है तो इसे इतना पैसा, कोई और सुंदर काबिल हुई तो उससे ज़्यादा पैसा, इसको वो नहीं मानते थे। देन व्हाट इज दिस गंधर्व मैरिज, मैरिज टेक प्लेस विद द म्यूचुअल लव एंड कंसेंट ऑफ द मैन एंड वुमेन विदाउट द अप्रूवल ऑफ फैमिलीज, काइंड ऑफ लाइक लव मैरिज, जिसमें फैमिली की जो है सहमति का उनको कोई नहीं है कि अगर लड़का लड़की को प्यारे शादी कर लें, मम्मी पापा नहीं भी माने तो अगर ऐसी शादी हो जाए तो इसको वो नहीं मानते थे। देन राक्षस मैरिज, ठीक है, द ब्राइड इज फोर्सिबली टेकन आफ्टर फाइटिंग और अटैकिंग हर फैमिली, कि उसको ज़बरदस्ती ले गए, उसको अटैक करने के बाद। मैं लास्ट वन में ऐसे प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊँगी, पिशाचा मैरिज आई थिंक सो जो है ये, और ये सबसे बुरी टाइप की मानी जाती थी कि एक आदमी ने, एक मैन ने औरत को जो है वुमेन बाय डिसीविंग, उसको धोखा देके या उसकी एडवांटेज लेके विदाउट हर कंसर्न अगर उससे शादी कर लिया, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी कि आपने ज़बरदस्ती किसी से उसका फ़ायदा उठाया और उससे शादी कर लिया, उसका बीवकूफ़ बनाया। तो इनमें से ये 4 को ब्राह्मण मानते थे, इन्हें वो नहीं मानते थे, ठीक है जी। तो ये 4 टाइप की मैरिजेस हमने पढ़ ली है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, द गोत्र ऑफ अ वुमेन, ठीक है। तो गोत्र क्या होता है? आप घर पे अपनी, अगर इफ़ यू आर हिंदू तो अपने मम्मी पापा से अपना गोत्र ज़रूर पूछना। गोत्र होता है, देखो हम सब पूर्व, तुम सोचते हो जैसे आजकल बहुत ना ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो DNA टेस्ट तक बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारे में कौन सा DNA आ रहा है, अभी वो बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमारे दादा कौन थे चलो पता है, परदादा भी पता है, उसके परदादा भी पता है, बट उससे भी और दिमाग घूम जाएगा सोचोगे तो भाई ऐसे ही हम लोग जो है ना, हम सारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं, मोस्टली हिंदू फैमिलीज़ में ऐसा होता है, हम लोग अपने एक गोत्र मानते हैं कि हम कौन हैं, हम उन वैदिक सियर होते थे, सियर होते हैं ऋषि, हम उन ऋषि के वंशज हैं कि उन ऋषि के लीनियज से हम आ रहे हैं। तो हर ऋषि का अलग अलग ऋषिज थे हमारे यहाँ पे, और उनकी लीनियज आगे आगे बढ़ती रही, तो उसको हम अपना गोत्र कहते हैं। तो एक रूल बहुत बड़ा ये था कि सेम गोत्र के लोग भी शादी नहीं करेंगे, कि अगर मेरा और तुम्हारा गोत्र सेम है तो हम शादी नहीं कर सकते, इस टाइप से। तो फ्रॉम अराउंड 1000 BCE ब्राह्मण्स डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट गोत्र। गोत्र इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट दे आर डिसेंडेड ऑफ सेम वैदिक सेज, यानी कि वो एक ऋषि के ही वंशज हैं, कि सब उन्हीं ऋषि से आए हैं। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर सच एज गौतमा और वशिष्ठ। 2 बहुत फेमस गोत्र हैं हमारे यहाँ, ऋषि गौतमा और ऋषि वशिष्ठ के, ठीक है, और भी बहुत होते हैं। तो रूल्स ऑफ गोत्र क्या थे, 1 मार्कर लर्न करना है, बहुत अच्छे से पेपर में आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन देयर वर 2 इंपॉर्टेंट रूल। पहला,
आफ्टर मैरिज अ वुमेन हैड टू लीव फादर्स ग्रोथ एंड अडॉप्ट हर हस्बैंड्स ग्रोथ। जैसे कि क्या है, सरनेम होता है ना, हमारे यहाँ मम्मी पापा का सरनेम लगा लेती है, नाना जी नाना छोड़ देती है, वैसे ही होना है। फादर का गोत्र लड़की भूल जाएगी और हस्बैंड का गोत्र अपना लेगी। एंड पीपल बिलोंगिंग टू सेम गोत्र वर नॉट अलाउड टू मैरी ईच अदर। मतलब एक्सोगेमी में रिश्तेदारी तो दूर की बात, सेम गोत्र से भी आपको शादी नहीं करनी है। ये रूल को हमेशा फॉलो करा जाता था, तो हिस्टोरियंस ने स्टडी करा, वैसे तो फॉलो होता था बट कुछ एक्सेप्शन है कि हमने सेम गोत्र की शादी भी देखी है और लड़के ने गोत्र अपना नहीं बदला शादी के बाद, ये भी देखा है। एग्जाम्पल है सातवाहना डायनेस्टी, तभी मैंने पिछले चैप्टर में कहा था इनको रट लो कि ये कहाँ रहते हैं सातवाहनास। सेकेंड सेंचुरी से ई तक इनके बारे में हमने बताया कि इन्होंने जो किंग क्वींस में इन्होंने कई बार इसे फॉलो नहीं करा। जैसे कि सातवाहना किंग्स हैड मोर देन वन वाइफ। पहले तो इनके पॉलीगनी बहुत कॉमन थी, 3-4 महारानियाँ हैं एक राजा की। द नेम ऑफ मैनी क्वींस वर बेस्ड ऑन देयर फादर्स गोत्र, जैसे गौतमा और वशिष्ठा। तो हमने देखा कि शादी के बाद भी उनके यहाँ की क्वीन ने अपने पापा का गोत्र नहीं छोड़ा। दिस शो दैट दे केप्ट देयर फादर्स गोत्र इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द हस्बैंड्स गोत्र विच वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल लॉ। तो एक राजा होने के बावजूद उन्होंने धर्मशास्त्र नहीं माने। नाउ एंडोगेमी भी हुई थी अमंग द सातवाहनास। एंडोगेमी मतलब क्लोज स्किन में या आपको सेम गोत्र में मैरिज करना। हिस्टोरियंस ऑल्सो फाउंड दैट सम क्वीन बिलोंग टू द सेम गोत्र। मतलब राजाओं ने अपने ही गोत्र के लड़के से शादी कर ली, जो एक पहले बिग नो होता था। तो दिस मीन्स दैट दे मैरिड विद इन देयर ओन क्रेन ग्रुप विच इज कॉल्ड एंडोगेमी। दिस वॉज अपोजिट टू एक्सोगेमी, जो ब्राह्मण्स रिकमेंड करते थे। इनफैक्ट मेनी कम्युनिटी जो है हमारे साउथ इंडिया की, वहाँ पे भी रिलेटिव जैसे कज़न मैरिज कंटिन्यू थी और वो अभी भी होती है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, सातवाहना इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि जो ब्राह्मण कहते थे वो हमेशा फॉलो नहीं होता, कि ब्राह्मण ने कहा एक्सोगेमी ही हो तो हो, उन्होंने कहा ऐसे गोत्र में शादी ना हो तो नहीं हो। तो ऐसा तो देखो हमारे यहाँ भी होता है, हम कैसे कहें कि फॉलो नहीं होता था, हम अब भी हिंदूज लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और कई जगह नहीं भी करते। सोसाइटी डेवलप होने लगती है तो यही चीज़ तो हमें हिस्ट्री में पढ़नी है कि हर चीज़ आँख बंद करके लोग तब भी फॉलो नहीं करते थे, कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। अब आया टॉपिक 2.5 वो मदर्स इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी हमें सातवाहना रूलर का ही पढ़ना है। सातवाहना रूलर्स में हमने देखा कि वो ना अपनी माँ का नाम पीछे लगाते थे। जैसे पैट्रिलिनी में हमने देखते हैं ना कि फादर का नाम लगाया जाता है, ये अपनी माता का नाम लगाते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब उन्होंने अपनी माँ का नाम लगाया, गौतमी का पुत्र है ये। जैसे कृष्ण जी को कहते हैं ना वासुदेव कृष्ण, वासुदेव उनके पापा का नाम है ना, तो ये तो पैट्रिलिनी हुई। बट यहाँ क्या लिखा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इन्होंने मम्मी का नाम लगाया। तो क्या मम्मी का नाम लगाया तो मतलब मम्मी पे बहुत पावर थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सेशन टू थ्रोन, अगली राजगद्दी पे कौन बैठेगा, वो एक आदमी ही बैठेगा। बस इन्होंने अपनी मदर का नाम अपने साथ ये लगाया करते थे। सो मतलब ये अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट करते थे। ऑल्दो दे रिस्पेक्ट देयर मदर, देयर नेम वर यूज्ड, पॉलिटिकल पावर्स एंड इनहेरिटेंस वो सब पैट्रिलिनी फादर लाइन में ही जाती थी, बट दे रिस्पेक्टेड देयर मदर्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब जो हमारे वर्ण सिस्टम होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। तो इंडिया में सोशल हायरार्की फॉलो की जाती थी। हायरार्की होता है टॉप टू बॉटम, टॉप वाले को ज़्यादा इज्जत, बॉटम वाले को सबसे कम इज्जत मिलती थी। तो कास्ट क्या होता है, कास्ट इज अ सिस्टम इन विच सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप अरेंज इन अ हायरार्की हाई टू लो। कास्ट मतलब क्या है, हाई टू लो, आपने लोगों को अलग अलग सोशल ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्न्स। धर्मशास्त्र में ब्राह्मण्स ने सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड करा। द वर्न्स वर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन की क्वालिटीज़। वर्ण किससे बेसिस पे होते थे, वर्ण होते लोगों की क्वालिटी के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन क्या कर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे वर्ण होते थे। तो वर्ण मतलब क्या है, द राइट ऑक्यूपेशन। वर्ण सिस्टम को बहुत मिसयूज़ करा गया। वरना वर्ण सिस्टम क्या है कि कौन क्या काम सही से कर सकता है, जिसके अंदर वो काम करने की कैपेबिलिटी है, उससे हम वो काम कराएंगे। ठीक है, चलो बाद में ये माना गया कि इसको हमने बाय बर्थ मान लिया, बट अकॉर्डिंगली क्या है वर्ण सिस्टम कि जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो काम करेगा। चलो, तो वर्ण सिस्टम में जो ड्यूटीज़ थी वो धर्मशास्त्र में बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखी गई थी और कहा जाता था बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है जो ड्यूटीज़ वर्ण सिस्टम में एक पर्टिकुलर वर्ण को दी गई है। सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण्स। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच वेदास एंड अदर स्क्रिप्चर। इनका काम था पढ़ना पढ़ाना वेदास को, स्क्रिप्चर्स को। सैक्रिफाइसेस फॉर अदर्स, बलि चढ़ाना जो यज्ञ करके चढ़ाई जाती है।
कोई और रिलीजियस सैक्रिफाइसेस करना, यज्ञ करना, एंड गिव एंड रिसीव के, दान देना और दान को एक्सेप्ट करना, ठीक है। नाउ अब बात आती है सेकेंड वर्ण की, जो है क्षत्रियस। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी राजा लोग, ये राजा लोग होने थे। फाइट वॉर्स एंड प्रोटेक्ट द किंगडम, किंगडम को प्रोटेक्ट करना लोगों को, ठीक है। प्रोटेक्ट द पीपल, इनकी सेकेंड ड्यूटी हुई लर्न करो आप। परफॉर्म सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कराते थे, ये बलियाँ चढ़वाते थे, यज्ञ करवाते थे संसार के भले के लिए। एडमिनिस्टर जस्टिस, कोर्ट कचहरी का काम इनका है, न्याय देने का। स्टडी द वेदास, इनका सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी कि वेद पढ़ो, समझो सोसाइटी को, और गिव लॉ एंड सोशल ऑर्डर, लॉ एंड सोशल ऑर्डर चलाना, गवर्नमेंट चलाना इनका काम। देन आते हैं वैश्यास, वर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, भाई फार्मिंग करो आप, कैटल रेयर करो, मतलब पेस्ट्रोलिज्म करो, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करो, आप लोग भी यज्ञ करो, भगवान जी को खुश करो। कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेस, बिजनेसेस करो, इकोनॉमी बढ़ाओ, पैसा लाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, बिजनेसमैन बनो। वेदा आपको भी पढ़ना है, वैश्यास को भी। एंड दान दो, ये होती थी वैश्या की ड्यूटी। देन लास्ट में आते थे शूद्रास, एंड दे वर एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड सर्व द अदर 3 वन सो दैट द सोसाइटी कुड फंक्शनल स्मूथली, कि ये 3 लोग अपना काम अच्छे से कर पाए, तो इनको उनको हेल्प करना है, उनको सर्विस देनी है। अब ये बात थी हमारे वन सिस्टम में। तो भागवत गीता जो है हमारी, भागवत गीता जो भागवतम है हमारी, उसमें भी कृष्ण जी ने जो है वन सिस्टम को समझाया था। एंड उन्होंने ये कहा था कि जो वन सिस्टम है, लोगों की क्वालिटी उनके एक्शन पे होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन बर्थ, कि कोई राजा का बेटा बन गया बट उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो तुम उसे किंग नहीं बनाना चाहिए। वहीं पे चाहे वो कोई बिजनेसमैन, कोई वैश्या का बेटा है बट उसके अंदर किंग बनने वाली एक ताकत है, वो किंग बन सकता है, वो लड़ सकता है, अच्छा तीर चलाता है, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, तो हम उसे किंग बनाएंगे। तो भगवान जी ने हमें बताया कि वर्ण मतलब ये नहीं था कि बाय बर्थ तुम जो हुआ हमारी सोसाइटी में बाय बर्थ ही चला, बट भगवान जी ने ये कहा था कि बाय बर्थ नहीं, आपके गुण पे और आपके कर्मों पे आपका वर्ण सिस्टम होता है। जो जो काम अच्छे से कर सकता है, जिसमें जो गुण है वो वर्ण पे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इट वन शुड बी बेस्ड ऑन पर्सन क्वालिटी, गुना और कर्मा, बट बर्थ सिर्फ बर्थ पे नहीं। द सेम आइडियाज इज ऑल्सो फाउंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी यही मिला। दस अर्ली टेक्स्ट सजेस्टेड दैट वन वॉज आइडियली लिंक टू, तो हमने जब बहुत पुराने टेक्स्ट पढ़े ना, भागवत गीता तो और बहुत पहले बताई थी कृष्ण जी ने, तो जब हमने बहुत पुराने टेक्स्ट पढ़े तो तब हमें समझ में आया कि वन सिस्टम तो गुण पे बेस्ड था, कैपेबिलिटी पे बेस्ड था, बट ब्राह्मण्स ने उसको फिक्स्ड कर दिया था बर्थ पे। ब्राह्मण्स ने कहा कि नहीं भैया बाय बर्थ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती थी? क्या लोग इधर से उधर वर्ण में सिस्टम के अंदर, उस ज़माने में भी ब्राह्मण्स ने तो कहा बाय बर्थ फिक्स है, शूद्रा हो तो आपको नौकर ही बनना है, आपको सर्विस ही देनी है, अगर आप क्षत्रिय नहीं हो तो आप राजा बन ही नहीं सकते हो। क्या कुछ डिफरेंसेस थे? चलो पढ़ते हैं, आपकी बुक में आपको बता रखा है। तो इन द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल हैड फ्रीडम टू चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देखो हमें बता रखा है कि बहुत पुराने वैदिक पीरियड में, जब तक धर्मसूत्रास लिखे नहीं गए थे, लोगों पे फ्रीडम होता था। ऋग्वेदा इसका एग्जाम्पल है। स्पीकर एक पोएट है, एक पोएट था जो उसने पोएम लिखता था। पापा उसके डॉक्टर थे, मदर उसकी ग्रेन ग्राइंड करती थी, तो सब सेम ऑक्यूपेशन की थोड़ी हुए। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था हमारे यहाँ पे, बट बाद में होने लग गया। जैसे एकलव्य के बारे में हमें बता रखा है, जो निषद थे यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उन्हें द्रोणाचार्य से सीखना था धनुष चलाना, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि द्रोणाचार्य सिर्फ रॉयल लोगों को ही सिखाते थे। बट उन्होंने उन्हें गुरु दक्षिणा में जो है, उन्होंने उनकी मूर्ति बना के जो है सीखा और कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बना के सीखा, मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था, जिससे वो तीर चलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने अर्जुन जो उनका डिसाइपल थे, जो उनके स्टूडेंट थे, उनके लिए लॉयल रहना था। तो दिस स्टोरी शो द टैलेंट अलोन वॉज नॉट इनफ। तो हमें बाद में पता चला कि टैलेंट खाली इंपॉर्टेंट नहीं था, सोशल स्टेटस ऑल्सो इफेक्टेड द अपॉर्चुनिटीज़ इन द एंशिएंट सोसाइटी। तो धर्मशास्त्र लिखने के बाद में तो आपका खाली टैलेंट पे आप नहीं जीत सकते हो, फिर तो आपके बर्थ पे ही मैटर करता था, जहाँ पैदा हुए हो वही काम आप करोगे। तो क्या कभी भी नॉन क्षत्रिय राजा नहीं होते थे हमारी सोसाइटी में? क्या कोई नॉन क्षत्रिय राजा बना ही नहीं? तो एक्सेप्शंस वर ऑलवेज देयर इन हिस्ट्री। तो टॉपिक 3.2 में हम यही पढ़ेंगे कि क्या एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। तो फॉरेन रूलर्स के बारे में सबसे पहले शाकास। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको कहा था शाकास देख लो, गुजरात साइड में रहते हैं, पोर्ट के पास में, बिल्कुल समुद्र के पास में इनका घर पूरा का पूरा अपना राज्य था। ये बाहर के देश से ही आए थे, इन्हें बाहर वाले बारबेरियंस, जंगली ऐसे कहा जाता था। तो ये क्षत्रिय तो नहीं थे, ये तो बन गए राजा। तो अदर रूलर जैसे शाकास केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इन्हें मैलेच कहा जाता था, गंदे,
बाहर वाले, ठीक है। बारबेनियर बाय द ब्राह्मण, कौन कहता था? ब्राह्मण, बट ये तो राजा बन गए। हाउ एवर वन ऑफ द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रदमन शाका रूलर थे ये, उन्होंने सुदर्शन लेख बनाई थी। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि वो राजाओं की इतना भला करते थे लोगों का, वो तो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मिलिशियाज वर फेमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सातवाहना रूलर्स, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कई जगहों पे ब्राह्मण्स की बातों को नहीं माना। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट बेस्ट नोन रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी गौतमी पुत्र सिरी सतकानी, ये सबसे फेमस किंग है सातवाहना डायनेस्टी के, जो खुद को ब्राह्मण ही कहते थे, एका ब्राह्मणा खुद को कहते थे। वो डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, उन्होंने क्षत्रियों की प्राइड डिस्ट्रॉय करके उन्होंने कहा, ऐसे कहते हैं ना कि बस क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इतना बढ़िया राजा बन चुका हूँ। तो किसी किसी जगह पे ब्राह्मण्स भी राजा बने थे। नाउ ही ऑल्सो क्लेम दैट ही हैज़ इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो इंटर मैरिज, बट वो एक चीज़ को ज़रूर मानते थे कि भाई दोनों 4 वंश के बीच में मैरिज ना हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ही हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद किंग ऑफ रुद्रदमन। रुद्रदमन कौन है ये? भाई इन्होंने वन के अंदर तो शादी नहीं करानी थी, 4 वन के अंदर आपस में मैरिज ना हो जाए कि ब्राह्मण की क्षत्रिय, ये नहीं, खुद ब्राह्मण बन के किंग बन गए। ऊपर से इन्होंने शादी कहीं अपने घराने में किससे करी थी? ये शाका रूलर्स थे, जिन्हें मैलेज बाहर वाला जंगली बोला जाता था। तो बिल्कुल ही अलग थ्योरी डिमांड, बिल्कुल ही अपना अलग ही दिमाग के थे ये हमारे रूलर्स सातवाहनास, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी बार जो है हिस्ट्री में एक्सेप्शंस पेश करे हैं। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हमें क्या समझ में आया? सातवाहना खुद को ब्राह्मण्स कहते थे, वेयर इज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स किंग तो बस क्षत्रिय बन सकते हैं। वैसे ये कहते थे हम वन सिस्टम को ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, बट खुद इन्होंने शादी कर ली थी वन सिस्टम के बाहर के लोग शाकाश से। एंड एज वी हैव सीन दैट ये एंडोगेमी भी प्रैक्टिस कर लेते थे, मतलब कजन मैरिजेस एंड ऑल दैट, इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मिकल टेक्स्ट। गोत्र मैरिज भी करते थे ये। तो हमें पता चला डिफरेंसेस। अब आता है टॉपिक नंबर 3.3, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब ये तो हो गए वन सिस्टम में तो ये 4 काम भी बताए गए थे, और भी तो बहुत काम है। कपड़े धोने वाले धोबी, हंटर गैदरर्स जो शिकार करके लाएंगे, फॉरेस्ट में से फ्रूट लेकर आएंगे, जो मछली पकड़ेंगे मछुआरे, और भी तो बहुत काम है जो वन सिस्टम में तो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर ये बन गई सारी जातीज। तो जाति मीन्स अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर यूजुअली हैव द सेम ऑक्यूपेशन। तो जाति मतलब क्या है? जो आपका काम है, जो आपका बिजनेस है, जो आप कर रहे हो, वो आपकी जाति है। तो जाति के ग्रुप ऑफ मेंबर थे, मतलब जिनकी सेम ऑक्यूपेशन है। अनलाइक द 4 वंश द नंबर ऑफ जातीज वर नॉट फिक्स। जाति कभी फिक्स नहीं हो सकती थी, जितने ही काम बनते रहेंगे सोसाइटी में उतनी जाति आती रहेंगी। एंड जैसे जैसे न्यू ऑक्यूपेशंस बनी वैसे वैसे जातीज इंक्रीज होने लगी, ठीक है। पीपल डूइंग द सेम वर्क ऑफन फ्रॉम श्रेणीज। अब लोगों ने क्या करना शुरू करा? जो सेम जाति के लोग थे उन्होंने अपनी श्रेणी गिल्ड बना ली। जैसे आजकल फैक्ट्री के वर्कर फैक्ट्री के यूनियन बना लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी बातें मनवाने के लिए, वैसे ही जाति के लोगों ने अपनी श्रेणी गिल्ड बना ली। ये हमारी श्रेणी है, ये हमारी जाति है, ऐसे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता है सिल्क वीवर की गिल्ड का एक एग्जाम्पल है। कौन सिल्क वीवर, कौन सी वन सिस्टम में कहाँ है हमें नहीं पता, एक जाति बना दी, ये सिल्क के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। अब ये पैसा भी कमाते थे, तो इनकी एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट 5th सेंचुरी की बात है, पांडेसर यानी कि मध्य प्रदेश में हमें ये मिली है। ये वीवर्स लता में रहते थे, गुजरात में है जो अभी। इनको वहाँ का राजा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये अपने बच्चे परिवार को लेकर दशापुर, ओल्ड नेम ऑफ मांडेसर, मध्य प्रदेश आ जाते हैं। बिकॉज इन्होंने सुना था कि यहाँ का राजा बहुत अच्छा है और लोगों को खुश रखता है, तो लता से ये दशापुर मूव करते हैं। ये हमें पता चला इनकी इंस्क्रिप्शन पे। नाउ व्हाट डज इंस्क्रिप्शन टेल अस? ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है द मेंबर ऑफ अ श्रेणी एंड गिल्ड हैड सेम ऑक्यूपेशन। सबकी सेम ऑक्यूपेशन होती थी। सम मेंबर लेटर चेंज देयर ऑक्यूपेशन। कभी कभी ऐसा भी है कि उन्हें सिल्क वीविंग करके मज़ा नहीं आ रहा, वो कहीं और चले जाएंगे। तो जाति इसमें सोशल मोबिलिटी बहुत होती थी। आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा, कोई और कर लो, कोई बात नहीं। दे ऑल्सो वर्क टुगेदर फॉर सोसाइटी। एक साथ काम भी करते थे और मनी भी अर्न करते थे। एंड इन्होंने एक बार अपनी पैसे को यूज़ करा था सन गॉड का टेम्पल बनाने के लिए। दिस शो दैट गिल्ड वॉज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्कर बट ऑल्सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इन पे पैसा भी आता था तो ये भी राजाओं की तरह लैंड ग्रैंड मंदिर बनवाते थे।
विद दिस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जाति हमने पढ़ ली है। आया हमारा अगला टॉपिक बियॉन्ड द 4 वंस इंटीग्रेशन, कि क्या इन 4 वन के अलावा जो लोग थे उनके साथ में मतलब क्या सलूक होता था, वो कैसे रहा करते थे, ये हम जानेंगे। तो जाति होती थी तो मैंने आपको बता दी है कि डिफरेंट डिफरेंट काम थे, सब तो एक वन में आ नहीं रहे थे हमारे, तो अलग अलग जाति से होती थी। तो मैनी पीपल इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट फॉलो ब्राह्मणिकल आइडियाज। अब कुछ लोग ऐसे होते थे जो ब्राह्मण्स के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे और जो है ये उनकी बातों को नहीं मानते थे। व्हेन दे आर मेंशन्ड इन संस्कृत टेक्स्ट, अब जब भी संस्कृत टेक्स्ट में इनके बारे में लिखा जाता है तो इन्हें स्ट्रेंज, अनसिविलाइज्ड और इवन बारबेरियन एनिमल लाइक जंगली कहा जाता है। तो जो लोग भी उस ज़माने में ब्राह्मण आइडियाज़ को नहीं मानते थे उन्हें जंगली कहते थे। अब ये कौन थे? तो पहले होते थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वही एकलव्य का जो आपने एग्जाम्पल, वो भी एक निषद थे, फॉरेस्ट ड्वेलर, हंटर गैटर। तो इनको कहा जाता था ये आउट ऑफ आर वन सिस्टम है, तभी तो द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने को मना कर दिया था। हु लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, ये फॉरेस्ट में रहते थे, जैसे कि निषद, हमारे एग्जाम्पल हमें पता है महाभारत से एकलव्य। दूसरे थे नोमैडिक पेस्ट्रोलिस, जो लोग अपने एनिमल्स को लेकर, पेस्ट्रोलिज्म मतलब क्या होता है? एनिमल हर्डिंग करना, कि उनके पास अपने एनिमल्स हैं, शीप है, काउ है, वुल्फ है, वुल्फ नहीं सॉरी, वो हो गई उनके वूल के लिए, वो उनको रेयर कर रहे हैं, वो उन्हें दूध दे रही है तो उसको वो चरवा रहे हैं। तो काफ़ी सारे नोमैडिक, जब भी नोमैडिक वर्ड आए हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, नोमैडिक मतलब बंजारे, जो एक जगह पे ठहरते नहीं, इधर से उधर जाते हैं, ये लोग होते थे। पीपल हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो, जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे उनको भी ब्राह्मण जो है मेलेच कहते थे। मेलेच, जैसे शागा रूलर्स को मैंने आपको बताया ना मेलेच कहते हैं। मेलेच मतलब क्या हुआ? फॉरनर या आउटसाइडर जो ब्राह्मण के कस्टम नहीं मानते थे, मेलेच्छास कहते थे इनको, यानी ये गंदे लोग हैं तो मानते नहीं, फॉरनर्स है, जंगली है, बाहर वाले हैं ये, ऐसे। तो ऑल्दो द ब्राह्मण लुक डाउन अपॉन दीज ग्रुप, तो ब्राह्मण्स तो इनको नीची नज़र से देखते थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ऑल्सो शेयर आइडियाज एंड बिलीव्स एंड कस्टम, बट ऐसा सब लोग नहीं करते थे। ब्राह्मण्स की भी अपनी गलती नहीं है, वो उनके लॉज नहीं मानते थे तो वो उन्हें अपने साथ कंसिडर नहीं करते थे, बट बाकी लोगों का इनके साथ में फ्रेंडशिप का हो, बातचीत का हो, होती थी। द महाभारत शोज दैट देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल ग्रुप। तो महाभारत में हमने देखा है कि ब्राह्मण लोगों के या वन सिस्टम के लोगों के और नॉन वन सिस्टम के लोगों के बीच में भी इंट्रैक्शंस होती थी। ये नहीं है कि कर्फ्यू लगा पड़ा है, बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, नो। चलो अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4.5 बियॉन्ड द 4 वंस, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आपको या दुखी टॉपिक आप समझ सकते हो आप इसको, कि अत्याचार जिन लोगों के साथ होता था, हु वर अनटचेबल्स, यहाँ पे अब बात आती है। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको आउटसाइड द वन सिस्टम रखा जाता था और उनको ट्रीट करा जाता था एज अनटचेबल। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते थे कि ये जो काम कर रहे हैं वो प्योर नहीं है। दिस हैपेंड बिकॉज सम जॉब्स वर कंसिडर्ड इम्प्योर। अब आप देख रहे हो कि मेरे नोट्स जो ये बने हुए हैं ना, ये येलो से जो हाईलाइट हो रखा है ये कीवर्ड है। अगर आपने अपने एग्जाम में हाईलाइट कर दिया ना, एग्जामिनर ऐसे खुश होंगे, वो शायद ग्रेस मार्क्स भी अगर कुछ मिलते हो ना तो वो मैं 100 में से 105 दे दे ऐसा आंसर देख के, कि एवरीथिंग जो आपके टॉपिक में इंक्लूड होना चाहिए वो मैंने हाईलाइट करा है। और तुमने यही लर्न कर लिया ना, खाली इसी से आपको पूरा आंसर लर्न करने में आसानी होगी। तो भाई जो लोग सेम जॉब्स करते थे, कुछ जॉब्स करते थे, उनको पॉल्यूटिंग माना जाता था कि तुम आम आदमी वो जॉब नहीं करेगा, उनको इम्प्योर माना जाता था। और जो लोग उस काम को करते थे उन्हें अनटचेबल बोला। जैसे आपको कोई पशु की मृत्यु हो गई, अब उसको उठा के कौन ले जाएगा? नॉर्मल आदमी, ब्राह्मण नहीं छुएगा, क्षत्रिय नहीं छुएगा, वैश्य शूद्र भी उसे छुएंगे नहीं, बट कुछ लोग थे जो वो काम करेंगे। तो वो जो उनका वो काम कर रहे हैं उन्हें कहते थे वो अनटचेबल्स, ठीक है, कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो गंदगी साफ करेंगे उस टाइप के काम, ठीक है। दे वर एट द लोएस्ट पोजिशन इन द सोसाइटी। मैनी पीपल बिलीव दैट टचिंग और इवन सीइंग चांडाल मेड देम इम्प्योर। ऐसा कहते थे, इन्हें सोशल हायरार्की के सबसे बॉटम पे रखा गया था। मतलब ऐसा सोचते थे कुछ लोग तो, और ऐसी मान्यता थी कि भाई इन्हें देखना या इन्हें छूना तो मतलब बहुत ही दूर की बात हो गई, इन्हें देखना, ये पास से गुजर जाए तो मतलब तुम ही मैले हो गए हो, नहाओ घर जाके, ऐसे मतलब गलत सलूक करते थे। रूल्स फॉर चांडाल क्या थे? मनुस्मृति के अंदर रूल्स लिखे हैं चांडाल्स के लिए, इन्हें चांडाल्स कहा जाता था, जो अनटचेबिलिटी जिनके साथ की जाती थी। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र में जो है इनके लिए रूल्स लिखे गए हैं। सबसे पहले दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ये विलेज के अंदर नहीं रहते थे। इवन शूद्रास भी विलेज में रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, मतलब ये इनसे सबको दूरी बना के चलनी होती थी। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल, ये नए बर्तन नहीं खरीद सकते हैं, पुराने टूटे भज्जे बर्तन जो लोगों ने फेंक दिए हैं वो यूज़ करेंगे।
दे हैड टू वेयर द क्लोथ ऑफ डेड पीपल, ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, ये नए नए कपड़े खरीदना अलाउड नहीं था, कोई बेचेगा ही नहीं, नहीं किसी दुकान पे चढ़ ही नहीं सकते हैं। और आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ये लोहे के वो जो थे ना ज्वेलरी, वो लोहे की ही अलाउड थी इन्हें। वर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड विलेजेस एंड सिटीज़ एट नाइट, रात को तो इन्हें विलेज सिटीज़ में एंटर करना भी मना था, दिन में ये जाते थे काम करने के लिए। हैड टू डिस्पोज ऑफ डेड बॉडीज़, कोई भी डेड बॉडीज़ है उनको डिस्पोज करना होता था, एनिमल्स वगैरह के, और जिन लोगों का रिलेटिव कोई नहीं था, यानी कि कोई ऐसी किसी की मौत हो गई, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उनको डिस्पोज ये करते थे। ऑल्सो वर्कड एज एग्जीक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर मतलब वो याद है पहले वो फांसी की सज़ा होती थी, गला काट दो, बीच में से मुंडी काट दो इंसान की, राजा ऐसी सज़ा देते थे, तो वो चांडाल्स होते थे जो वो गला काटते थे ना, उनका काम इनको होता था। पीपल हु कैरिड आउट डेथ पनिशमेंट, वो लोग ये होते थे। अब एक बार एक चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आया, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो, फासियान नाम है उनका, लर्न कर लो, 1 मार्कर आएगा ही आएगा। उन्होंने लिखा अनटचेबल्स हैड टू कैरी अ वुडन क्लैपर, वो लकड़ी के क्लैपर, आपको मतलब कि आप वो लकड़ी के 2 फट्टे रखेंगे जिसको वो बजाते रहते थे वाइल वॉकिंग, सो दैट अदर पीपल कुड अवॉइड देम, जिससे अलग अलग लोगों को पता चल जाए कि भाई एक चांडाल आ रहा है, तो तुम अपना रास्ता बदल लो कि इसकी शक्ल ना देखनी हो। अनदर चाइनीज़ ट्रैवलर जुआन जैंग ने 7वीं सेंचुरी में बताया कि एग्जीक्यूशनर और स्कैवेंजर्स, यानी कि एग्जीक्यूशनर मतलब जो गला काटेगा, फांसी की सज़ा पे पनिशमेंट देगा, और स्कैवेंजर्स यानी कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, सड़ रही है, एनिमल की है, तो उसको उठा के हटाना वहाँ से, वो लोग जो थे उनको विलेज के आउटसाइड ही रहना पड़ता था। या फिर पीपल हु क्लीन द वेस्ट, जो सीवर वगैरह साफ़ करते थे ना, वो लोग। व्हाट डू हिस्टोरियन से, अब हिस्टोरियन चांडाल्स के बारे में, ये मैं इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 5-6 नंबर में आएगा, इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ ध्यान से आपको। हिस्टोरियंस ऑल्सो स्टडी नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जब हमने ब्राह्मण्स के अलावा के टेक्स्ट देखे तब सोचा भाई इनको वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता था, तो वहाँ पे अगर हम बात करें, दिस टेक्स्ट शोज दैट द लाइव्स ऑफ चांडाल वर नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र, तो जैसे शास्त्र मतलब क्या, धर्मशास्त्र में जैसे लगा ऐसे ज़रूरी नहीं, इनकी लाइफ हमेशा ऐसी थी। समटाइम्स दे मैच द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन, काफ़ी जगहों पे थी भी, वाइल अदर टाइम दे शो डिफरेंट रियलिटी, कि कई कई जगहों पे इतना क्रूल व्यवहार इनके साथ नहीं होता होगा शायद। विद दिस ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बियॉन्ड बर्थ। अब बर्थ में तो तुम हो गए पैदा, जिस वन में पैदा हुए वही रहोगे, राजा रहोगे, क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण रहोगे, वो रहोगे वो रहोगे, वो तुम्हें पता है। बट पैसा, आपको जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए था, वो सब कैसे डिसाइड होता था, किस पे ज़्यादा पैसा होता था, ये हम देखेंगे। तो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स थी, कॉम्प्रोमाइजिंग वेरियस सोशल ग्रुप से, तो हमें पता चल ही गया है, खाली 4 हमारे वही थोड़ी थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग टाइप के लोग होते थे। एंड दे डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन बर्थ बट ऑल्सो देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट लोगों की मैंने कहा ना जातीज होती थी, वो उस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता था। तो क्या ज़रिए थे पैसा कमाने के उस ज़माने में, तो कुछ लोग स्लेव्स बनते थे, उनको फिर कुछ नहीं करना, उन्हें काम करना है, पालेंगे उनका मालिक उनको। लैंडलेस लेबरर्स होते थे, तो दूसरे के लैंड पे जाके काम करेंगे। हंटर्स होते थे, फिशर फोक थे, पेस्ट्रोलिस्ट पशुपालन करने वाले, पीजेंट्स वो हो गए हमारे फार्मर, क्राफ्ट पर्सन मटके बनाने वाले, मर्चेंट्स होते थे व्यापारी, और राजा होते थे। ये सब लोग अलग अलग वे में पैसा कमाते थे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कमाने का इनके पास जरिया था अलग अलग, एंड अलग अलग सोशल पोजीशन इनकी होती थी। इन दिस सेक्शन हिस्टोरियंस एक्सप्लेन्स हाउ एक्सेस टू रिसोर्सेज इफेक्टेड पर्सन सोशल पोजीशन। जिस आपने आजकल भी देखा होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी की पूछ होती है, तो उस ज़माने में भी ऐसा था। इवन आपकी बुक में एक सोर्स दे रखी है जिसमें एक आदमी ने पूछा कि क्या कोई जो है अमीर शूद्रा हो गया, एक शूद्रा है उसकी बहुत अमीर हो गया वो, तो क्या उसकी सोसाइटी में इज्जत होगी? तो जिससे उसने वो बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था हाँ क्यों नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पैसे से आप लोगों के स्टेटस पे फ़र्क पड़ता था। अब बात आती है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, औरतों की प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे, लेट्स स्टडी। तो द्रौपदी के साथ जो हुआ था महाभारत में, द्रौपदी जी के साथ, उसके थ्रू हमें बहुत अच्छे से पता चला कि फीमेल्स के साथ जो है फीमेल राइट्स क्या थे, ठीक है। तो इन महाभारत हमने पढ़ा युधिष्ठिर जी जो थे वो जो है वो गेम जो था डाइस का वो हार जाते हैं दुर्योधन से, एंड पहले उन्होंने अपना सारा सोना हारा, फिर एलिफेंट्स, फिर चैरियट्स, फिर स्लेव्स, फिर अपनी आर्मी, फिर अपनी ट्रेजरी, फिर अपना किंगडम, फिर अपनी प्रॉपर्टी, फिर अपने भाई, खुद को, फिर एंड लास्ट में उन्होंने स्टेक पे रख दी अपनी वाइफ द्रौपदी। तो क्या वाइफ कोई प्रॉपर्टी है?
जिसे आप स्टेक पे रख दोगे क्वेश्चन, ये उठता है। दिस शोज दैट स्टोरी रेजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा ओनरशिप पे, हक, आपका क्या हक है, मतलब क्या आपकी शादी हो गई है तो वो वाइफ आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे आपके किंगडम है या आपके बैंक बैलेंस है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस होने शुरू हुए। तो अब ये पढ़ो धर्मशास्त्र में क्या लिखा है इस सब के लिए। तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र या फिर बुक ऑफ सोशल लीगल राइट्स कहो हमारे, पेरेंट की डेथ के बाद फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी इक्वली बच्चों के बीच में। उन बच्चों में लड़की का नाम कहीं नहीं लिखा था। एल्डेस्ट लड़के को, सबसे बड़े लड़के को ज़्यादा पैसा मिलेगा और बेटी को कुछ नहीं मिलता था, लड़कों में ही बंटवारा होता था। अब लड़की को मिलता था पैसा, वो कब मिलता था? अ वुमन कुड कीप गिफ्ट्स रिसीव एट द टाइम ऑफ मैरिज कॉल्ड स्त्री धन। जो लड़की को गिफ्ट मिलते थे ना शादी के टाइम पे, मम्मी पापा देने हैं या रिश्तेदार देने हैं, वो अपने पास बस वो रखती थी, वही उसकी अपनी वेल्थ होती थी। उसे कहते थे स्त्री धन। जो उसको सोना चढ़ा और वो चीज़ें चढ़ी हैं उसे शादी में, वो स्त्री धन बिलोंग ओनली टू वुमेन। अब स्त्री धन में उसके हस्बैंड का हक नहीं है। तो शादी में आप मानो 10 किलो सोना अगर किसी लड़की को उस ज़माने में आया, ठीक है, गहने आए, समथिंग आए, उसके कपड़े आए, वॉटेवर पैसे मिले उसे, या उसे मैंने कहा कि 2 गाय दे दी, वो जो कुछ भी दिया उसको उसके पापा ने, दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, तो वो उसके हस्बैंड का नहीं है ना, वो उससे कुछ कह सकता उसके लिए, ठीक है, वो उसके जो है बच्चों को मिलेगा बाद में। हर हस्बैंड हैज़ नो राइट ओवर इट। बट पहले एनसीईआरटीज़ में लिखा था कि अगर हस्बैंड उससे मांगे कि प्लीज़ मुझे दे दो तो उसे दे देना चाहिए, ऐसा लिखा था हमारे शास्त्रों में, मना ना करे, वो उसे होल्ड करके नहीं रखना चाहिए था। और प्रॉपर्टी की अगर बात करो तो वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती नहीं थी। बट एक एक्सेप्शन हमारे पास है, प्रभावती गुप्ता, जिनके पास वेल्थ भी थी, प्रॉपर्टी भी थी, और वो क्यों थी? क्योंकि वो तो क्वीन बन गई थी। हाउएवर लैंड, कैटल, मनी वर कंट्रोल बाय मैन। लैंड, कैटल, मनी उस ज़माने का क्या था? आज के ज़माने में है सोना चांदी, डॉलर, बॉन्ड्स, ये सब। तब क्या था? पैसे। तब थे लैंड, कैटल, शीप वीप और मनी। ये सब किसके पास होते थे? सिर्फ आदमियों के पास। दिस शो दैट वुमेन जनरली हैड फ्यूअर प्रॉपर्टी राइट्स देन मैन। इस वजह से तो होगा डिवीजन, जिस पे पैसा है उसी की तो चलती है, तो औरतों को तो पैसा रखना अलाउड ही नहीं था। विद दिस अब आगे आते हैं हम वन एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वन सिस्टम के लोगों में किस किस को अलाउड था? तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है, वन ऑल्सो डिसाइडेड कौन पैसा रख सकता है। अब वन सिस्टम बना ही ऐसा हुआ था कि पैसों का फर्क तो होगा ही। शूद्रास वर एक्सपेक्टेड ओनली टू डू सर्विस। शूद्रास का काम क्या था? आप सिर्फ सर्विस करोगे, कितनी ही सैलरी वेजेस उन्हें मिलती होंगी वो काम करके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर अलाउड टू फॉलो मेनी ऑक्यूपेशन। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बहुत सारी ऑक्यूपेशन कर सकते थे। बिकॉज ऑफ दिस ब्राह्मण्स और यूजुअली ही सबसे ज़्यादा वेल्दी होते थे, यही प्रॉपर्टियाँ खरीदते थे। अदर टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब किंग्स एज वेरी रिच। किंग बहुत रिच होते थे। ज़्यादातर जितनी भी आप पढ़ोगे लिखी हुई चीज़ें, उनमें राजा तो अमीर ही होता था। कभी कभी हम ब्राह्मणों का भी पता चला है, बहुत अमीर ब्राह्मण, और कभी कभी बहुत गरीब ब्राह्मणों के बारे में भी पता चला हमें, जैसे सुदामा जी के बारे में हमने पढ़ा है। और भी बहुत, मतलब ब्राह्मण गरीब भी होते थे और बहुत अमीर भी होते थे। अब आया एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कि साउथ इंडिया में चीफडम्स में ये आया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो वो अपने पास जब्त करके राजा बन के मत बैठो, अपनी प्रजा के साथ उसे शेयर करो। ये चीफडम्स का रूल था। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ माना जाता था। नॉट एवरीवन बिलीव दैट वेल्थ शुड ओनली बी कलेक्टेड एंड केप्ट, कि आपने पैसा कमाया तो अपने पास रख लो, अपनी जायदादें खरीद लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी मानते थे। इन सब सोसाइटीज़ जेनरस पीपल अपनी वेल्थ को शेयर करते थे, जो लोगों को ज़रूरत होती थी उन्हें देते थे, ठीक है। जैसे कि एंशिएंट तामिलकम, मैंने आपको पिछले चैप्टर का एग्जाम्पल देके अभी बताया है। अराउंड 2000 साल पहले तमिलनाडु के अंदर, एंशिएंट साउथ इंडिया जो है, वहाँ पे चीफडम्स होते थे, जहाँ पे रूल करते थे चीफ्स। ये चीफ्स जो हैं, अपने चीफ क्या है, उन लोगों ने उन्हें चीफ बनाया। अगर वो जीतते थे तो वो लोगों में अपनी चीज़ों को बांटते थे, ठीक है। अब वो अपने घर पे अपनी सभाओं में बार्ड्स रखते थे। बार्ड्स मतलब होता है पोएट, सिंगर्स, जो गाना गाते थे। और किसकी प्रेज़ में? अपने चीफ के प्रेज़ में, कि भाई चीफ हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो जो तमिल संगम टेक्स्ट है उसमें हमें बहुत सारी ऐसे जेनरस चीफ्स के बारे में पता चला है, जो लोगों की मदद करते थे। वो खाली अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास इकट्ठा करके खजाने नहीं भरते थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए यूज़ करते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सप्लेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई देखो, अगर आप ये वन सिस्टम तुमने पढ़ा, इसके हिसाब से जब शूद्रा को अलाउड ही नहीं है बिजनेस करना, तो वो अमीर कैसे बनेगा? क्षत्रिय को ही अलाउड है कि वो भाई दूसरे के देश पे अटैक करके पैसे कमा सकता है, तो वही तो बनेगा। ब्राह्मण्स को ही अलाउड है कि वो पढ़ा लिखा के लोगों को, और वो गिफ्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, तो उन्हीं पे तो ज़्यादा पैसा होगा। तो वन सिस्टम तो बना ही ऐसा हुआ था कि ब्राह्मण क्षत्रिय पे ज़्यादा पैसा हो, देन वैश्य, लास्ट में शूद्रा।
बट कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे फिर थिंकर्स आए जिन्होंने कहा कि ये वन सिस्टम में जो हो रहा है इट्स रॉन्ग, बाय बर्थ ये सब चीज़ें डिसाइडेड नहीं होनी चाहिए थी, कैपेबिलिटीज़ गुण पे होनी चाहिए थी जैसे भागवत गीता में लिखा है। और इनमें से सबसे बड़ी थ्योरी दी थी बुद्धा ने अपनी जो है अपनी जब उन्होंने नॉलेज देनी शुरू करी उसमें। तो बुद्धिस्ट व्यू ये था, बुद्धा ने ये कहा था कि ये जो राजा बनाया ये सब जो हमने करा ये हमारा म्यूचुअल कंसर्न था। बुद्धा ने बताया कि देखो पहले ज़माने में जब हम यहाँ अर्थ पे आए ना तो क्या होता था, सब लोग एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे, कोई राजा नहीं होता था। जो पेड़ है पेड़ पे से फल तोड़े खा लिए, घर बनाए सबने अपने रह लिए। बट ओवर टाइम पीपल बिकेम ग्रीडी, लोग लालच से भर गए, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, डिसऑनेस्टी आने लगी। तो अकॉर्डिंग टू सुत पिताका, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, बुद्धा ने बहुत नॉलेज दी थी अपनी, बहुत पढ़ाते लिखाते थे वो अपनी बातें जो उन्होंने समझी थी बट कभी लिखी नहीं थी। जब वो चले गए, जब वो उनको मोक्ष हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने उनकी समझाई हुई बातों को 3 बुक्स में लिखा था। उसमें से एक बुक है सुत पिताका। तो सुत पिताका में ये वाली बिलीफ पता रखी है वन सिस्टम वाली जो बुद्धा ने समझाई थी। जब लोग उनसे जाके पूछते थे कि वन सिस्टम में ऐसा होता है तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है कि तुम क्षत्रिय नहीं हो तो तुम राजा नहीं बन सकते। उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में लोग ऐसे पीसफुली लेते थे, वो नेचर से चीज़ें लेते थे और नेचर को ही रिटर्न कर देते थे, ग्रीड फाइटिंग डिसऑनेस्टी होती नहीं थी। फिर प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम तब आई जब लोगों में ऐसा ये सब चीज़ें गलत ट्रेट्स आ गए, आपस में लड़ने लगे और जो है बदतमीज़ी करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने में से ही एक पर्सन चुन लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक जंगल में 100 लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने में से एक जना चुना जिसने कहा कि अगर कोई गलत काम करेगा, कोई किसी को तंग करेगा तो वो उसको पनिशमेंट करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा और वो ही जो है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा। और ये आदमी को हम क्या कहेंगे, महासमता, ठीक है, द ग्रेट इलेक्ट, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, आपने प्राइम मिनिस्टर चुने और बदले में वो हमारे लिए इतना काम कर रहा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर दे रहा है, हमारे को न्याय दे रहा है। हम जो भी कमाते हैं, जो भी बनाते हैं, उगाते हैं या तोड़ते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उसको देंगे। जैसे कि राइस, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स था। बुद्धा ने कहा वो पहले फॉर्म ऑफ टैक्स था जो हमारी सोसाइटी में आता, वो था चावल, कि अपने चावल में से कुछ हिस्सा आपको उस महासमत्ता को देना, क्योंकि वो तो कामकाज नहीं कर रहा, वो तो तुम्हारी सेवा में लगा है, वो तो वही सब कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा किनशिप डेवलप हुई। एक ही एक राजा होगा, वो प्रजा की सेवा करेगा, राजा का काम क्या, प्रजा की सेवा करना। तो वो ऐसे हुआ था, ये नहीं कि बाय बर्थ जो है ये सब डिसाइड हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा किनशिप वॉज क्रिएटेड बाय पीपल। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने खुद चुना था, जब हमें दिक्कत हो रही थी कि चलो एक को लीडर बना देते हैं, और जब हमने खुद ही चुना है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। टैक्सेस वर पेड इन रिटर्न फॉर द किंग सर्विस। जो वो टैक्सेस देने होते हैं ना लोगों को, वो किंग की सर्विस के लिए देने होते हैं। सिंस ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आजकल होता है। बुद्धा की बातें तो सच हुई, हमने एक पार्टी को चूज़ करा लीडर को, तुमने 5 साल उनका काम पसंद नहीं आया, अगले साल मत बनाओ उन्हें मत देना टैक्स अगले साल, वो भी पसंद नहीं, अगले साल कोई और बना दो। तो यही चीज़ बुद्धा ने कही थी कि लीडर चुनना हमारी अपनी मर्जी है और हम अपनी मर्जी से उन्हें बदल भी सकते हैं। दैट्स व्हाट बुद्धा एक्सप्लेन्ड इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस थ्योरी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विद दिस हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस 6th और 7th टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो क्रिटिकल एडिशन महाभारत का बना था ना, जो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक 6 आते हैं हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड महाभारत, कि महाभारत को पढ़ते समय हिस्टोरियंस ने क्या क्या देखा था। तो हिस्टोरियंस ने बहुत समय तक हमारे महाभारत को स्टडी करा था। अब सबसे पहले उन्होंने महाभारत जब पढ़नी शुरू करी तो उसमें क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लैंग्वेज देखी, ये प्राकृत में लिखी है, पाली में या तमिल में लिखी है या संस्कृत में लिखी है। जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस थी इंडिया की वो थी प्राकृत, पाली, तमिल, और संस्कृत बोली जाती थी ज़्यादातर ब्राह्मण्स के थ्रू। देन टाइप ऑफ टेक्स्ट उन्होंने डिटरमाइन करा कि जो वो श्लोक हमें मिल रहे हैं वो मंत्र उच्चारण है या वो स्टोरी बताई जा रही है, जैसे अलग अलग सीन्स बताए जा रहे हैं। जैसे द्रौपदी का विवाह एक स्टोरी है जब वो गेम हुआ था डाइस वाला, या वो स्टोरी है या वो कोई मंत्र है। फिर ऑथर किसने वो लिखी थी वो महाभारत, किन लोगों को सुनाई जा रही थी, ऑडियंस देखी उन्होंने, और पर्पस देखा। इस तरीके से मैंने कहा ना बहुत सारी महाभारत मिली थी, उनको कैसे उन्होंने सेग्रीगेट किया, डेट और प्लेस पता लगाई, कहाँ पे मिला, वो कब मिला, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस सब कुछ, ये सब देखने के बाद उन्होंने जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझा और उसके बाद ही उन्होंने महाभारत का वो पूरा क्रिटिकल एडिशन
बनाया था। हैंडलिंग टेक्स्ट समझ में आ गया। अब आता है लैंग्वेज एंड कंटेंट। महाभारत की लैंग्वेज कैसी और कंटेंट कैसा है। तो महाभारत मेनली संस्कृत में लिखी गई थी, ऑल्दो अदर लैंग्वेजेस में भी बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया। संस्कृत यूज इन महाभारत काफ़ी ईजी एज कम्पेयर टू जो वेद और प्रशस्तीज में यूज़ की जाती थी। ठीक है जी। देयरफॉर इट वॉज प्रोबेबली अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, इसलिए उस जमाने में लोग महाभारत को समझ जाते होंगे। कॉन्टेंट्स ऑफ महाभारत की बात करें तो 2 टाइप के कंटेंट है महाभारत में। जैसे एक स्टोरी होती है, पिक्चर होती है, तो उसमें गाने हैं और स्टोरी है। वैसे ही महाभारत में क्या था, एक था नैरेटिव सेक्शन यानी कि स्टोरी सेक्शन, जहाँ स्टोरीज बताई जा रही हैं कि ये कौरवास थे, ये पांडवास थे। दूसरा होता है डायडेटिक सेक्शन, जिसमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, सही गलत बताया जा रहा है। जैसे भागवत गीता डायडेक्टिक सेशन है, जहाँ पे हमें कृष्ण जी ने बताया कि ऐसी होगी दुनिया, ऐसे रहना है हमें। तो टीचिंग्स जो है, सोशल रूल्स, नॉर्म्स, एडवाइजेस, ये सब डायडेक्टिक सेक्शन में होती थी। ठीक है। द डिवीजन इज़ नॉट कंप्लीट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वाटर टाइट डिवीजन था कि भाई 4 पेजेस में स्टोरी है और 4 पेजेस में वो, नहीं। स्टोरी चलते चलते बीच में जो है उनके नरेशन आ जाते थे समझाने वाले। तो ये जो डायडेटिक सेक्शन है, ठीक है, जिनमें हमें सीख दी जा रही है, वो स्टोरी के बीच बीच में आते रहते थे। द नरेटिव वॉज ओरिजिनली द रेटर पार्ट। अब हमारे हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं कि नरेटिव पार्ट जो है वो ओरिजिनल होगा और जो सीख की बातें हैं वो बाद में ऐड करी गई होंगी। द मोस्ट फेमस डायडेक्टिक सेक्शन कहा जाता है भागवत गीता, जो लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को दिया था बिफोर द बैटल। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब महाभारत को क्या कहा जाता है? इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहा जाता है, मतलब ऐसा था। हिस्ट्री मतलब क्या आता है? दस इट वॉज। इतिहास ऐसा होता था। इतिहास क्या है? इतिहास एक संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं दस इट वॉज, ऐसा हुआ था। हिस्ट्री में हम यही तो बोलते रहते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। ये हिस्ट्री का मीनिंग होता है। तो अब हिस्टोरियंस को नहीं पता कि क्या महाभारत का वॉर सच्ची में हुआ था या नहीं हुआ था। सम हिस्टोरियन बिलीव कि ये सच में हुआ था, 2 परिवारों के बीच की लड़ाई हुई थी कौरव पांडवों की। और अदर सेज की कोई हिस्टोरिकल कॉरबरेटिव एविडेंस तो नहीं है कि वॉर हुआ था। चाहे कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, बट फिर भी जब हमने वहाँ खुदाई करी तो इन लोगों को काफ़ी वो एविडेंस नहीं मिले कि भाई हम प्रूफ कर पाए कि वो हुआ था या नहीं हुआ था, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। क्योंकि हिस्टोरियंस को क्या चाहिए? पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। अब आता है टॉपिक 6.2, ऑथर्स एंड डेट। महाभारत किसने लिखी? तो चलो पढ़ते हैं। तो फर्स्टली ओरिजिनली कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट किसने लिखी, सेकंड किसने लिखी, थर्ड किसने लिखी। ठीक है। तो फर्स्टली महाभारत जो है लिखी ही नहीं गई थी। जो चैरिटर बार्ड होते, जो रथ चलाते थे ना, सुतास कहते हैं उनको, उन्होंने महाभारत देखी और फिर उन्होंने महाभारत का गाना बना के, पोयम बना के वो गा के लोगों को सुनाते थे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। दीज स्टोरीज व पास्ड ऑन ओरली, और ओरली ये इंडिया के सोसाइटी में चलती रही। फिर सेकंड फेज पढ़ते हैं। फिर फ्रॉम अराउंड 5th सेंचुरी BCE ब्राह्मण ने इन स्टोरीज़ को सुना और इनको लिखना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब कुरु और पांचाल चीफडम बन चुके थे, किंगडम बन चुके थे। उन्हें पता चला हमारे पूर्वजों की ये कहानी है, तो उन्होंने उसको लिख दिया। सेकंड फेज समझ गए। फिर थर्ड फेज आया 200 BCE से 200 CE का। इस समय के दौरान विष्णु जी की वर्शिप बहुत पॉपुलर हो गई थी और विष्णु जी को ही जो है, मतलब कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाने लगा। तो उसके बाद ये जो स्टोरी है वो और पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हमें जो महाभारत है वो और ज़्यादा सुनाई जाने लगी और बोली जाने लगी। ठीक है। फिर आया 4th फेज, ये 200 से 400 CE का है, जब इसके अंदर बाकी सेक्शंस को ऐड करा गया। ठीक है जी। इससे क्या हुआ, पहले महाभारत जो 10,000 वर्सेस की थी वो 1,00,000 वर्सेस की हो गई। फिर आया ये 4th फेज हो गया, 2 बार लिखा गया। और ट्रेडिशनली ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम महाभारत किसने लिखी थी? हमारे गणेश जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? जब ऋषि जो वेद व्यास थे उन्होंने उनको बताई थी और गणेश जी ने लिखी थी। जो ओरिजिनल स्क्राइब हैं, स्क्राइब मतलब जिन्होंने लिखी थी वो कौन थे? वो हमारे गणेश जी थे महाभारत के। तो ये ट्रेडिशनल ऑथर हैं हमारे। तो विद दिस हमने पढ़ लिया ये टॉपिक भी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, पुख्ता सबूत कि महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी। इसके जब हिस्टोरियंस ने खुदाई करनी शुरू करी तो उन्हें क्या पता चला या नहीं पता चला, ये अब हमें पढ़ना है। नाम है लास्ट टॉपिक का सर्च फॉर कन्वर्जेंस। इसका मतलब यही होता है सबूत ढूंढना कि भाई जो लिटरेरी टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है महाभारत में, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके कोई सबूत तो में मिल रहे हैं। तो भाई एग्जैक्यूएशन होती है हस्तिनापुर में,
हस्तिनापुर वही जिसको डिस्क्राइब करा गया है कि वो कैपिटल सिटी थी कुरु किंगडम की। तो आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने एग्जैक्यूवेशन करी थी वो थे बीबी लाल। इन्होंने मेरठ के हस्तिनापुर को एग्जैक्यूवेट करा। इवन आई लिव इन मेरठ, तो मेरठ के थोड़े ही पास में हस्तिनापुर है, तो वहाँ जाके एग्जैक्यूवेशंस होनी शुरू हुई। तो हिस्टोरियंस ने पहले सोचा कि हाँ ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में लिखा है। तो जब लोकेशन देगी कि हाँ अपर गंगा डायोग में, वहीं मेरठ के पास में बिल्कुल सही लोकेशन आ रही है, यहीं पे जो है महाभारत मतलब जो कुरु किंगडम है वो यहीं पे होगा। उन्होंने वहाँ खुदाई करी। खुदाई करके उनको जो है 5 ऑक्यूपेशनल लेवल पे प्रूफ मिले, यानी कि मिट्टी की 5 लेयर्स तक जाके उन्होंने खुदाई करी। सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ से उन्हें कुछ मिला और फिर उनका हमने कंपैरिजन करा। अब देखो सेकेंड फेज़ में हमें हाउसेस मिले जो मड के बने हुए थे, और सम हाउसेस है रीड वॉल। रीड एक टाइप का ग्रास होता है ऐसे, ये पाइप वाला, इसका पूरी घर बने हुए थे, कुटिया टाइप की, झोपड़ी टाइप के, उस पर प्लस्तर हो रखा था, ठीक है। और थर्ड फेज से हमें हाउसेस मिले जो बर्ड ब्रिक के बने हुए थे, ईंटों के बने हुए थे, और वहाँ पे नालियाँ भी बनी हुई थी, और सोके जार्स मिले हैं जिनमें वेस्ट वाटर कलेक्ट होता होगा। टेराकोटा रिंग वेल्स भी मिले हैं फॉर ड्रेनेज एंड सप्लाई। अब देखो दोनों ही कोई बहुत बड़े महलों वाले टाउन का तो हमें जिक्र नहीं मिला जब हमने खुदाई करी। एक बार गांव और एक जगह नॉर्मल सी शहर दिखे हमें। बट अब जब आप महाभारत पढ़ते हो तो क्या सुंदर बड़े बड़े महल दिखाए जाते हैं, बहुत बढ़िया सा दिखाया जाता है कि बड़े बड़े महल थे और बड़े बड़े लोगों के घर बने होते थे। वो तो हमें खुदाई करके नहीं मिला, ठीक है जी। तो वॉज द ग्राउंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द महाभारत एडेड लेटर। तो उन्होंने सोचा कि पहले नॉर्मल टाइप के घर महल ही होंगे, इन्होंने कहीं बाद में तो ऐड नहीं कर दिया जो लोगों ने लिखी। तो कोई आंसर नहीं था इसका, इसलिए इन्हें लगता है कि भाई खुदाई में मिला नहीं तो होता ही नहीं होगा, ठीक है जी। चलो दूसरा जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो था द्रौपदी की पॉलीएंड्री मैरिज। पॉलीएंड्री मैरिज मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ब्राह्मण ने उसको, जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने उसको ना काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ेस दिए कि इसलिए हुई द्रौपदी जी की पॉलीएंड्री मैरिज, इसलिए हुई। एक्सक्यूज़ेस दे रखे थे। क्या क्या एक्सक्यूज़ेस दे रखे थे? पहला एक्सक्यूज़ दे रखा था कि जो बात मतलब जो स्टोरी है, उन्होंने कहा कि देखो पहली स्टोरी ये है कि पहले तो द्रौपदी की शादी अर्जुन से ही हुई थी जब वो जीते थे वो गेम को। बट देन उनकी मदर ने कहा था कि पाँचों में आपस में पाँचों बांट लो, तो उनकी वाइफ थी तो वो पाँचों की वाइफ बन गई, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक बार द्रौपदी ने पिछले जन्म में एक प्रे करी थी शिव जी से एक अच्छे हस्बैंड के लिए, और उन्होंने प्रेयर को उन्होंने 5 बार बोल दिया था। अगले जन्म में द्रौपदी का वो प्रेयर सच हो गई और अब उनको 5 हस्बैंड से मिलेंगे। ऐसी ऐसी बातें जो है महाभारत में हमने पढ़ी, क्योंकि जो उनके फादर थे द्रौपदी के वो नहीं चाह रहे थे कि 5 हस्बैंड्स हो उनकी बेटी के, तो उनको समझाने के लिए ये सब बातें बताई गई, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, हमारे हिस्टोरियंस ने पूछा इतने सारे एक्सक्यूजेस क्यों दिए गए। तो वो अब हमने ऐसे सोचा कि देखो मे बी उस ज़माने में भी पॉलीएंड्री फेमस ना हो, या तब हो और जब ब्राह्मण्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको ढकने के लिए एक्सक्यूज़ दे दिए। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द ऑथर्स डिस्क्राइब पॉलीएंड्री यूनियन इंडिकेट्स दैट पॉलीएंड्री मे हैव बीन प्रिवेंट, कि मे बी उस ज़माने में पॉलीएंड्री होती हो। बट हमने जब सोर्स पढ़ी तो हमें समझ में आया कि नहीं, हमने तो महाभारत में ही पढ़ा कि इस चीज़ को नहीं माना जा रहा था बाय द पीपल, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या पहले होता होगा फॉलो या नहीं होता होगा एंड ऑल दैट। बट सम हिस्टोरियंस नोट दैट पॉलीएंड्री आज के समय पे तो आपको अनडिज़ायरेबल लगेगा, हस्बैंड की भी तो बहुत सारी बीवियाँ होती थी उस ज़माने में, बट एक वाइफ के ज़्यादा हस्बैंड वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। बट ये चीज़ प्रेवलेंट थी हिमालयन रीजन में तब भी, और अब भी कहीं कहीं हिमालयन रीजन में ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। तो अदर्स सजेस्ट दैट देयर मे हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन, तभी सिर्फ इसको प्रैक्टिस किया जाता होगा कि वॉर टाइम है, लोग मर गए बहुत सारे, उस समय पे जब औरतों की कमी होती होगी तभी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता होगा। तो विद दिस गाइस हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, अ डायनामिक टेक्स्ट। महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। डायनामिक मतलब इसकी रुका ही नहीं है कभी। अभी आप देखो थोड़े समय में शायद दोबारा कोई मूवी या कोई शो बन जाए ऑन महाभारत, तो इसकी स्टोरी कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो ग्रोथ ऑफ महाभारत कभी रुकी ही नहीं, सिर्फ संस्कृत वर्जन पे नहीं, संस्कृत के बाद बाकी लैंग्वेजेस के वर्जन बन गए, फिर लोगों ने उसको अलग अलग तरीक़ों से दिखाना शुरू कर दिया, उस स्टोरीज़ में और चीज़ें ऐड होने लग गई, स्कल्पचर्स बनने लग गए, पेंटिंग्स बनती हैं महाभारत की, एंड शोज़ बनते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं उसके ऊपर। तो महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है जो कभी भी रुकता नहीं है, जिसका एक एग्जाम्पल दे रखा है
कि ऑथर्स जैसे चाहते हैं ना महाभारत को, वैसे उसमें स्टोरी ऐड करते थे। जैसे एक ऑथर का आपको एग्जांपल दिया, उन्होंने महाभारत में एक स्टोरी ऐड करी, महाश्वेता देवी। इन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें याद होगा, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये लास्ट में, कि महाभारत डायनामिक टेक्स्ट है, अब लोग भी इसमें अपनी कहानियाँ जोड़े जा रहे हैं। तो एक कहानी जोड़ी महाश्वेता देवी ने, उन्होंने कहा कि जैसे लाक्षागृह का जब इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जब दुर्योधन ने एक घर बनाया था लाख का, जिसमें वो चाह रहा था कि ये पांडवास अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे मर जाए, ठीक है, उसमें आग लगानी थी उसने। तो कुंती ने क्या करा था और उन्होंने पांडवास ने क्या करा था, 5 लड़के और उनकी मदर को वहाँ पे कुछ खिला के बेहोश कर दिया था कुंती ने, कि वो बेहोश हो जाए, और वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भाग गई थी, ठीक है। फिर जब यहाँ पे उन्होंने ये स्टोरी बनाई कि जब सब कुछ वॉर वगैरह एंड हो गया और कुंती फॉरेस्ट में अकेले रहती थी, तो एक दिन वो गंगा किनारे बैठ के, नदी के किनारे बैठ के परेशान हो रही थी कि मैंने ये कुछ गलत लाइफ में करा है, मेरे ये बुरे काम हैं। तो एक लेडी आई उनके पास में और उन्होंने उसे बोला कि तुम्हें वो नहीं याद जो लाक्षागृह में आपने 5 लड़कों को और उनकी मम्मा को छोड़ दिया था, वो तो वहाँ मर गए थे जल के, आपको उनकी याद तो नहीं आई एक बार भी कि आपने उनके साथ भी गलत करा? तो कुंती को फिर याद आया एंड शी फेल्ट हर गिल्ट। और वो लड़की कौन थी? वो उनमें से ही एक लड़के की वाइफ थी, उसकी मदर इन लॉ, और बाकी उसके जो भी हस्बैंड थे और उसके 4 भाई, वो तो वहीं मर गए थे। फिर वो उन्होंने बताया कि वहीं फॉरेस्ट में उसी समय आग लग जाती है, वो लड़की भाग जाती है एंड कुंती वहीं मर जाती हैं। तो ये हुआ तो नहीं ना, ऐसे ऐड कर दिया उन्होंने। तो आगे भी लोग जो है मॉडर्न वे में अपने अपने आइडियाज़ को दिखाते रहते हैं कि भाई ऑर्डिनरी पीपल भी तो थे महाभारत में, उनके ऊपर के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको। अब जाओ नेक्स्ट चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर लो, दैट्स इट। क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेकंड चैनल है, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी है। डोंट वेट, जल्दी जाओ, पढ़ना शुरू करो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नाल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।